हेलो। इस वीडियो के अंदर हम ट्रायल प्रोसीजर समझेंगे किसका, ऐसा ट्रायल जो कि वारंट केस के अंदर चलता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा चलाया जाता है। वारंट के केस कौन से होते हैं? जहाँ पे डेथ पेनल्टी दी जाती है या 7 साल या 2 साल से ऊपर की सज़ा दी जाती है, उम्र कैद दी जाती है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं उसको हम वारंट केस बोलते हैं। और जनरली देखा जाए तो जो भी सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट के पास सभी ट्रायल वारंट केस के चलते हैं, सिर्फ डिफेमेशन के केस को छोड़ के जो सेक्शन 237 में आता है। इसके अलावा जो हमारा सेशन कोर्ट होता है वहाँ पे सभी वारंट केसेस चलते हैं। और सेशन कोर्ट के अलावा जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है वहाँ पे भी वारंट केसेस चलते हैं, लेकिन वो सज़ा के हिसाब से होते हैं। जैसे 2 साल से ऊपर की कोई सज़ा है जिसमें 3 साल 4 साल की देनी है तो वो मजिस्ट्रेट के पास चल जाता है। लेकिन जहाँ 7 साल की सज़ा देनी है, उससे ऊपर की सज़ा देनी है, जिसकी पावर सिर्फ सेशन कोर्ट के पास ही है, तो फिर ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं वो किसके पास चलते हैं? सेशन कोर्ट के पास चलते हैं। तो ये जो वारंट केस का ट्रायल होता है ना, ये बहुत ही एलोबरेटिव ट्रायल होता है। या इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे ये सीरियस नेचर का ऑफेंस है, यहाँ पे सज़ा भी ज़्यादा मिलनी है एक्यूज़ को, तो इसलिए इसका जो ट्रायल होता है वो भी एलोबरेटिव चलता है। जो ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है वारंट केस का, वो सेक्शन 238 से स्टार्ट होकर सेक्शन 250 तक जाता है। अब ये जो सेक्शंस है इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले सेक्शन 238 से 243, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई वारंट केस किस चीज़ से स्टार्ट होता है, पुलिस रिपोर्ट से स्टार्ट होता है, जो हम सेक्शन 173 देखते हैं ना, उससे स्टार्ट होता है। और दूसरा हम देखते हैं कंप्लेंट केसेस के बेसिस पे, जो सेक्शन 244 से लेकर सेक्शन 247 तक में आता है। और सेक्शन 248, 249 और 250 दोनों ही जो केसेस होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे हो चाहे वो कंप्लेंट केसेस पे हो। ये दोनों अलग क्यों किए? क्योंकि जब पुलिस रिपोर्ट होती है वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने आ जाते हैं, उन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन की होती है, उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन जब कंप्लेंट बेसिस पे कोई केस आता है वहाँ पे इस तरीके के ऑब्वियसली आपको कोई भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट व्यक्ति ने आके वो कंप्लेंट किया है, उसने सिर्फ अपनी एक कंप्लेंट की होगी और साथ में कुछ एविडेंसेस लगाए होंगे जिस बेसिस पे उसने वो कंप्लेंट फाइल की होगी। तो इसलिए इन दोनों केसेस को अलग अलग सेक्शंस के अंदर डील किया गया। अब हम इस ट्रायल को समझना स्टार्ट करते हैं। आप अपने बेरेट को ज़रूर साथ रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आता है सेक्शन 238। सेक्शन 238 बोलता है कि जो मजिस्ट्रेट होगा वो अपने आप को इस चीज़ से कंफर्म करेगा कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग या ट्रायल जो सेक्शन 207 की कंप्लाइंसेस हैं वो पूरी हुई हैं, और वर्ड यूज़ होता है शेल। अब देखिए यहाँ पे बोलता है सेक्शन 207 बोल रहा है, 207 में क्या होता है कि जो कॉपी होती है 173 के अंदर जो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दी है, वो कॉपी जो एक्यूज होता है उसको सप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले तो कोर्ट देखेगा कि वो कॉपी सप्लाई हुई है या नहीं हुई है। अब कमिसमेंट ऑफ द ट्रायल, कमिसमेंट मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल, मतलब कि जब चार्जेस जो थे वो फ्रेम हो रहे थे, मतलब चार्जेस फ्रेम होने से पहले ये चीज़ कंफर्म करेगा कोर्ट कि वो कॉपी सप्लाई हुई है या नहीं हुई है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है शेल। शेल, देखिए वर्ड तो शेल यूज़ किया, लेकिन ये एक अपने आप में मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी सेक्शन है। मतलब कि अगर इसको पूरा नहीं भी किया जाता तो जो सेक्शन 465 हम पढ़ते हैं उसके अंदर ये क्यूरेबल होता है कि आप ये बोल दो कि कॉपी सप्लाई नहीं हुई थी तो बिल्कुल ही आपने ये ट्रायल इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्यूरेबल होता है, अगर नहीं भी हुआ था तो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट जो होता है वो इस बात को कंफर्म करता है कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले वो कॉपी जो है सेक्शन 173 में जो सप्लाई की गई थी, जिसको हम चार्जशीट भी बोलते हैं, वो एक्यूज्ड को मिल जाए। फिर जो सेक्शन 239 होता है, जिसको हमें 240 के साथ रीड करना चाहिए, जो बोलता है कि अगर जो एलिगेशंस, जो भी पुलिस रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने फाइल किया है उसके अंदर जो एलिगेशंस एक्यूज के ऊपर लगे हैं, अगर वो बेसलेस मिलते हैं कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को लगता है कि गलत एलिगेशंस लगे हैं, इसके अगेंस्ट कोई भी सही से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट उसको वहाँ पे या मजिस्ट्रेट उसको वहाँ पे छोड़ भी सकती है। किसको? एक्यूज को। अब यहाँ पे ये जो इस तरीके का ऑर्डर होता है जहाँ पे वो उसको छोड़ देती है, यहाँ पे जब जो मजिस्ट्रेट होता है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को देखता है, पुलिस रिपोर्ट को देखता है, तो जब वो इस तरीके का ऑर्डर पास करता है जहाँ पे वो छोड़ देता है एक्यूज को, उसके अंदर वो उसका रीज़न ज़रूर स्टेट करता है कि क्यों उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्यूज़ को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो ऑर्डर होता है यहाँ पे आप अपील में नहीं जा सकते, लेकिन इसकी रिवीजन होती है। तो जब रिवीजन में जाया जाएगा तो वहाँ पे रीज़न होना ज़रूरी होता है। लेकिन जब उसके अगेंस्ट वो चार्जेस फ्रेम कर देगा तो वहाँ पे अगर वो रीज़न नहीं भी देता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब वो उसको छोड़ रहा है तो वहाँ पर उसको वो रीज़न देना ज़रूरी है।
अब ये जो छोड़ने वाली बात है कि भाई चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही जब वो उसके सामने डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पुलिस रिपोर्ट आती है और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो इसके ऊपर एलिगेशंस लगे, एक्यूजेशंस लगी, ये बेसलेस है, इस कोई भी ग्राउंड्स नहीं है इसको आगे इसके ऊपर चलाने का ट्रायल, तो ये चीज़ सम्मन केस में भी होती है, लेकिन वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं दिया गया, वहाँ पे भी जो मजिस्ट्रेट होता है वो छोड़ सकता है। अब जब वो ऐसा हो रहा होता है ना, जब चार्जेस फ्रेम होने से पहले, ये एक तरीके से जो एक्यूज़ होता है उसको कोर्ट सुनता भी है, मतलब कि एक्यूज और प्रोसिक्यूशन दोनों को सुनता है, उनकी हियरिंग करता है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे चार्जेस क्यों फ्रेम नहीं होने चाहिए, या फिर क्या लगता है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कि दोनों को अपनी बातें रखने का मौका दिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो मौका दिया जा रहा है ये दोनों को ही दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता अगर यहाँ पे कोर्ट को, जैसे हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि क्रिमिनल ट्रायल्स जब भी ख़त्म होते हैं या जब भी किसी को कन्विक्शन दी जाती है क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो वहाँ पे अगर किसी के ऊपर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल जाता है कि भाई अगर 1% भी डाउट होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर अगर बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता, बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब कि अगर 1% भी डाउट होता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर कोर्ट को थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके ऊपर फिर आगे वो चार्जेस फ्रेम करता है और ट्रायल को चलाता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा देखता है, अगर बिल्कुल ही कोर्ट को लगता है कि बेसलेस है, नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं चलाता। और अब कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर इतनी सज़ा मिलनी है और ये ऐसा ऑफेंस है जो मेरे द्वारा ट्रायबल है, कौन, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, उसको ये नहीं लगता कि ये मेरे द्वारा ट्रायबल नहीं है, मतलब कि ये सेशन कोर्ट के पास जाना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा ट्रायबल है तो फिर वो उसके अंदर आगे जो सेक्शन 240 है उसके अंदर चार्जेस फ्रेम कर देता है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये भी कहना है कि मान लीजिए कि इस स्टेज पे जब अभी चार्जेस फ्रेम नहीं हुआ, कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है और इस बेसिस पे अगर मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, एक्यूज को छोड़ देता है तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पे जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है, वो आगे केसेस को चला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर उसको इस बेसिस पे छोड़ा जाता है कि कंप्लेनेंट की डेथ हो गई तो वो सही नहीं होगा, यहाँ पे उसको नहीं छोड़ना। ये केस में भी बोला गया था। केस का अगर आपको नाम बताऊँ तो वो है रशीदा कमालुद्दीन सैयद वर्सेस शेख शबीलाल मर्दान, 2007 का केस है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई थी। उसके बाद अगर हम सेक्शन 240 के ऊपर आए कि भाई अब चार्जेस फ्रेम करने हैं, मतलब कि अब उस पर बताना है कि उसने कौन से ऑफेंस कमिट किए भाई एक्यूज ने, अब उन्हीं के ऊपर उसका ट्रायल चलेगा। चार्जेस फ्रेम होना मतलब कि चार्जेस किस तरीके से फ्रेम होते हैं वो सेक्शन 211 से और 224 इन सब सेक्शंस के अंदर दे रखा है। तो अब जब चार्जेस फ्रेम होते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि भाई पुलिस रिपोर्ट आती है और पुलिस के डॉक्यूमेंट्स आते हैं सेक्शन 173 में, क्योंकि अभी हम पुलिस वाला प्रोसीजर देख रहे हैं, 244 से हम देखेंगे कंप्लेंट वाला। तो अब यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और पुलिस रिपोर्ट आती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको जो भी आते हैं जो डॉक्यूमेंट्स और पुलिस रिपोर्ट, इसको मजिस्ट्रेट अच्छे से देखता है, मतलब कि अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट को बिल्कुल ही ये लगता है कि ग्राउंडलेस है, जैसे हमने सेक्शन 239 में भी देखा था, तो कोर्ट जो है उसको बिना सुने ही एक्यूज को छोड़ देगा, उसको ऐसा कोर्ट कर सकता है। और उसको लगता है कि हाँ ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहाँ पे फिर कोर्ट क्या करता है कि एक्यूज को एग्जामिन करता है, उसको सुनता है और साथ ही साथ दोनों पार्टीज़ को भी सुनता है कि ताकि वो बताएं कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, वो अपनी अपनी बातें रखे, ताकि दोनों की बातों को सुन के, एक्यूज की बात को एग्जामिन करके और जो उसके सामने डॉक्यूमेंट्स और पुलिस रिपोर्ट आई है उन सभी को देखते हुए कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे, सोचे इसको और फिर उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम करे। कोर्ट बिना पुलिस के, प्रोसिक्यूशन के इन्फ्लुएंस में आए इस तरीके का डिसीजन ले। अब ये जो पुलिस रिपोर्ट होती है या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होते। हाँ ये यूज़ होते हैं ट्रायल के अंदर एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, आप इसको इसके बेसिस पे इसको पूरा ही यूज़ करो एज अ एविडेंस, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कोर्ट जो होता है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, क्योंकि एक बार अगर चार्जेस फ्रेम हो गए तो फिर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, या तो कन्विक्शन होगी या फिर एक्विटल होगा। तो यहाँ पे अगर कोर्ट को बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्राउंड्स नहीं बन रहे, तो कोर्ट फिर उस व्यक्ति को छोड़ भी सकता है और उसको बिना सुने भी छोड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको सुने ही सुने, अगर बिल्कुल ही कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया तो उसको वहीं के वहीं छोड़ देता है, उसके ऊपर आगे फिर चार्जेस ही फ्रेम नहीं करता। फिर उसके बाद सेक्शन 240 का ही अगर हम सब सेक्शन 2 देखें तो ये बोलता है कि भाई अब जब आपने अब कोर्ट को ये लग गया कि इसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाने चाहिए और कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए।
अब जब चार्जेस फ्रेम होंगे तो वहाँ पे जो एक्यूज होगा वो प्रेजेंट होगा, और क्या होगा कि अब एक्यूज को ना पढ़ के सुनाए जाएंगे कि उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस लगे। अब एक्यूज तो एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको लॉ की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, आप उसके सामने कोई सेक्शन पढ़ोगे, आपके ऊपर लग रहा है 325, उसके अंदर ये लिखा है, तो उसको तो समझ नहीं आएगा। तो कोर्ट ये इंश्योर करता है कि उस एक्यूज को समझ आए, उसको समझाता है कि तेरे अगेंस्ट क्या चार्जेस लगे हैं, अब तेरे ऊपर किस चीज़ का ट्रायल चलेगा। तो ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो उसको समझाता है कि उसको समझ आ जाए, एक तो रीड करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ समझाता है कि उसको समझ आ जाए कि उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस फ्रेम हुए हैं, अब उसको क्या ट्रायल फेस करना पड़ेगा, उसने कौन सा ऑफेंस कमिट करने के उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, एक्यूजेशंस लगे हैं। तो इस चीज़ को कोर्ट जो है इंश्योर करता है। तो सेक्शन 240 तक ये चीज़ हो जाती है। 238 में कॉपी वगैरह सप्लाई करता है, 239 और 240 के अंदर या तो उसको छोड़ देता है अगर ग्राउंडलेस लगता है, और 240 में उसके ऊपर चार्जेस भी फ्रेम कर सकता है उसको सुनने के बाद, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, और सुनेगा फिर उसको समझाएगा कि तेरे अगेंस्ट ये चार्जेस लगे हैं, ठीक है, उसको समझ आ जाएगा। अब क्या होता है कि उससे पूछता है कि भाई तू प्लीड गिल्टी करता है या नहीं करता, मतलब कि तेरे अगेंस्ट ये चार्जेस लगे हैं, तेरे को समझ आ गया कि तूने ये ऑफेंस किया है, तो क्या तूने सच में ये ऑफेंस किया है। अगर वो मान लेता है तो वो प्लीड गिल्टी कर देता है, अगर वो बोलता है कि नहीं मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, तो फिर वो अपने डिफेंस लेके आता है और आगे जो है प्रोसीडिंग चल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब वो प्लीड गिल्टी कर देता है तो फिर उसको कन्विक्शन दी जाती है प्लीड गिल्टी के हिसाब से। जब प्लीड गिल्टी के हिसाब से कन्विक्शन दी जाती है, उससे पहले या तो कोर्ट दो चीज़ें कर सकता है, या तो 325 के अंदर चला जाए, सॉरी 225 के अंदर चला जाए, या फिर 360 के अंदर चला जाए। 360 में क्या होता है, वो प्रोबेशन में चला जाता है कि भाई पहली बार इसने ऑफेंस किया है, इसकी एज छोटी है, तो उसको छोड़ सकता है प्रोबेशन के ऊपर। और या फिर 225 के अंदर उसको ऐसा लगता है कि ये जो इसके अंदर सज़ा मिलनी है वो इतनी सज़ा है कि मैं एडवोकेट कोर्ट नहीं होऊंगा कि मैं इसको सज़ा दे पाऊँ, तो फिर वो उसको अपने से अपर कोर्ट में भेज देता है। जैसे मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास चल रहा है, उसको सीजीएम के पास भेज सकता है, सीजीएम के पास चल रहा है वो उसको सेशन कोर्ट के पास भेज सकता है। तो इस तरीके से वो अपने से ऊपर वाले कोर्ट को ये भेज सकता है। तो अगर या तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो ख़त्म बात यहाँ पे, फिर आगे तो उसके पास ट्रायल चलेगा नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो वैसे ही वो प्लीड गिल्टी कर चुका है, तो वो उसको यहाँ पे सज़ा दे देगा। अब मान लो जो सेक्शन 211 सबसेक्शन 7 होता है, वहाँ पे अगर प्रीवियस कन्विक्शन है और उसको बताया जाता है कि तेरे ऊपर पहले भी कन्विक्शन थी और वो इस बात को नहीं मानता, तो अभी हम आगे हमारे पास सेक्शन आएगा भी जिसको हम पढ़ेंगे 448 का सबसेक्शन 3, तो उस हिसाब से उसके साथ डील किया जाता है। अब ये चीज़ होगी कि भाई उसने प्लीड गिल्टी कर दी, उसको सज़ा मिल गई। अब अगर उसने प्लीड गिल्टी नहीं करी तो फिर आगे ट्रायल चलेगा। तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे, सेक्शन 241 तक पहुँचे, जहाँ पे उसने प्लीड गिल्टी कर दिया और उसको सज़ा मिल गई। अब हम आते हैं सेक्शन 242 के ऊपर। सेक्शन 242 में क्या होगा, अब हम विटनेसेस को एग्जामिन करना स्टार्ट करेंगे। अब जब उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया तो अब क्या किया जाएगा कि जो अब हम जिसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं विटनेस की, तो उसके लिए एक डेट फिक्स की जाएगी। सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 जब हम पढ़ते हैं, डेट क्यों फिक्स की जाती है। अगर एक डेट नहीं फिक्स की जाएगी और सेम दिन जिस दिन चार्जेस फ्रेम है उसी दिन अगर हम विटनेस को सुन लेंगे तो ये एक तरीके से सही नहीं होगा। ये जो प्रोसीडिंग चलेगी वो सही प्रोसीडिंग नहीं मानी जाएगी। तो हम एक डेट फिक्स करेंगे कि इस दिन हमें विटनेस को सुनना है, उस दिन विटनेसेस को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे जब सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं सेक्शन 242 का, वहाँ पे कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है समन्स, अगर प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के सामने कि इस विटनेस को बुलाया जाए। तो यहाँ पे जो कोर्ट होता है वो अपनी जो भी पावर्स होती हैं किसी विटनेस को बुलाने की या किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने की, वो सभी पावर्स अपनी यूज़ करता है कि वो व्यक्ति एज अ विटनेस या जिस भी तरीके से उसको बुलाया जा रहा है वो कोर्ट के अंदर आए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने डेट फिक्स करी और हमने उसको बुलाया कि अब आप कोर्ट में आ जाओ। अब जब वो कोर्ट में आएगा तो वो चीज़ भी हमें सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 के अंदर ही आगे दी गई है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है विटनेस का। किस तरीके से, वो जो हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। तो जितने भी मटेरियल विटनेसेस होते हैं उनको प्रोसिक्यूशन बुला के लाता है, उनका पहले चीफ होता है, फिर उसके बाद उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो उसके लिए कोर्ट जो होता है अलग अलग डेट दे देता है। अब यहाँ पे अगर किसी विटनेस को कोर्ट ने बुलाया है, जैसे भाई प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन लगाई, जैसे सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पे मे वर्ड यूज़ हुआ है, मजिस्ट्रेट में, तो वहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन यूज़ की गई है कि वो बुला सकता है। और जब हम सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो कोर्ट की ड्यूटी हो जाती है अगर कि कोई भी जब फिक्स डेट की गई है उस पर जो प्रोसिक्यूशन विटनेस बुला के लाएगा उसको रिकॉर्ड करने की, उसको एग्जामिन करने की। तो अब जितने भी विटनेसेस बुलाए जाएंगे इनको एग्जामिन किया जाएगा, वही चीफ, क्रॉस, फिर री, तो ये चीज़ करी जाएगी।
और मटेरियल विटनेसेस बुलाए जाएंगे। जो पुलिस रिपोर्ट में लिखे हैं ना, सभी विटनेसेस को बुलाने की जरूरत नहीं होती, जो भी मटेरियल विटनेसेस हैं उनको बुलाया जाएगा। सभी को बुलाएंगे तो वैसे ही ये ट्रायल इतना लंबा चल रहा होता है जो वारंट ट्रायल होता है। अब अगर सभी विटनेसेस को जो नॉन मटेरियल है उनको भी बुलाया जाएगा तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये होता है कि आप अगर मटेरियल विटनेसेस को भी बुला रहे हो तो वो एनफ होता है। अब मटेरियल विटनेसेस को बुलाया जाएगा और उनके साथ वही उनको एग्जामिनेशन किया जाएगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कुछ मटेरियल विटनेसेस आ गए और अभी कुछ नहीं आए, तो यहाँ पे इस बेसिस पे कोर्ट जो होता है वो प्रोसीडिंग को ख़त्म नहीं कर सकता और जो एक्यूज होता है उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता। ये होता है कि अगर जैसे मटेरियल विटनेसेस बुलाए और मटेरियल विटनेस आए ही नहीं, तो वहाँ पे फिर जो विटनेसेस हैं उनके ना बुलाने की वजह से उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि आधे आ गए या कुछ आ गए और कुछ नहीं आया अब यहाँ पे कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो और अगर एक बार किसी विटनेस को बुलाया गया है ना, तो कोर्ट सिर्फ ये बोला कि मैंने तो बुलाया था और वो आया नहीं, ये करके वो केस ख़त्म नहीं करता कोर्ट। वो अपने पूरे जितने रिसोर्सेज होते हैं, जिस तरीके से कोर्ट किसी व्यक्ति को बुला सकता है, वो अपने सभी रिसोर्सेज यूज़ करता है उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए। क्योंकि फिर अगर ऐसा हो गया तो जो पूरी प्रोसीडिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, प्रोसिक्यूशन कोर्ट सब किसके ऊपर डिपेंड कर गया, एट द विल ऑफ द विटनेस के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि विटनेस चाह रहा है तो प्रोसीडिंग चल रही है, विटनेस नहीं चाह रहा तो प्रोसीडिंग नहीं चल रही। इसलिए कोर्ट अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज़ करता है कि जो व्यक्ति को बुलाया जा रहा है वो कोर्ट के अंदर आके प्रेजेंट हो। अब जब ये हो जाता है ना, तो या ये जब हो रहा होता है, जब हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो पता है किस तरीके से एग्जामिन होता है। ये सेक्शन 275 के हिसाब से एग्जामिन होता है। मतलब यहाँ पे तो अभी हम ये समझ रहे हैं, बाकी सेक्शन 275 में बता रहा है कि जैसे कोई जब एविडेंस आता है ना, विटनेस आता है कोर्ट के अंदर, तो उसको हम किस तरीके से एग्जामिन करते हैं। उसको ना हम नरेटिव फॉर्म में, मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं वो लिख के देता है। मतलब मजिस्ट्रेट उसको खुद लिखवाता है या फिर जो बातें वो बोल रहा होता है उसको एज अ ओपन कोर्ट के अंदर जो वो बोल के उसको रिकॉर्ड कराता है, एज अ डिक्टेशन के टाइप में उसको रिकॉर्ड कराता है। तो मजिस्ट्रेट ऐसे उस तरीके से उसको रिकॉर्ड कराता है राइटिंग के अंदर। और अगर जैसे उसको वो नहीं, जो विटनेस आया वो इस कैपेबल नहीं है कि वो बोल के इस तरीके से कर सके, भाई वो इनकैपेबल है, वो बोल नहीं सकता, अनसाउंड विटनेस है, इस तरीके की कोई चीज़ है, तो फिर उस चीज़ को भी जो कोर्ट होता है वो रिकॉर्ड कर लेता है कि ऐसा होता है। और जब ये कोर्ट करता है ना राइटिंग के अंदर, उसकी विटनेस को रिकॉर्ड करता है, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसके ऊपर साइन करके फिर उसको एज अ रिकॉर्ड रखता है। और बाकी चीज़ें भी जो होती हैं जो हम वहीं पे पढ़ते हैं सेक्शन 275 के आगे, कि भाई कोर्ट जो होता है विटनेस का डेमनेयर, कैसे उसके हाव भाव थे, कैसी वो चीज़ें कर रहा था, ये सब चीज़ें भी वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता है, जो हम सेक्शन 275, 76, 280, 279 इन सब चीज़ों के अंदर पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहीं पे एप्लीकेबल होती हैं सेक्शन 275 वाली। अब ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ये चीज़ें अभी हम डिटेल में अलग से जब उन सेक्शंस में जाएंगे ना, और जब हम सेशन ट्रायल पढ़ेंगे, सेशन के पास जो ट्रायल होता है वहाँ पे और डिटेल में समझ लेंगे। उस वीडियो को भी आप देखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमारे किसकी साइड कंप्लीट हो गई, प्रोसिक्यूशन की साइड कंप्लीट होगी। अब किसकी साइड स्टार्ट होगी, डिफेंस की साइड स्टार्ट होगी। तो अब डिफेंस क्या करेगा, डिफेंस भी अपने एविडेंसेस और विटनेसेस लेके आएगा और उनको एग्जामिन किया जाएगा। तो यहाँ पे भी जैसे जो सारी चीज़ें डिफेंस ने यूज़ की थी ना अपने एविडेंसेस लेके आने के लिए, विटनेसेस लेके आने के लिए, कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाई कि विटनेस को बुलाया जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। और फिर वही उसके साथ भी एग्जामिनेशन होगा, चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन ये होने से पहले एक चीज़ कंपलसरी होती है कि जो एक्यूज होता है उसको एग्जामिन किया जाए एज पर सेक्शन 313, ये कंपलसरी होता है। वैसे तो उसको प्रोसिक्यूशन से पहले भी एग्जामिन किया जा सकता है या प्रोसिक्यूशन के बीच दौरान भी कभी भी कर सकता है, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस खत्म हो जाएंगे, पीई खत्म हो जाएंगे, तो ये कंपलसरी हो जाता है कोर्ट के लिए कि सेक्शन 313 के अंदर वो जो एक्यूज है उसको एग्जामिन करे। उसके बाद ही वो क्या स्टार्ट करे, डीई स्टार्ट करे, डिफेंस एविडेंस स्टार्ट करे। डिफेंस एविडेंस बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जैसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं, बस यहाँ पे डिफेंस अपने एविडेंसेस को, अपने विटनेसेस को लेके आता है। उसी तरीके से फिर उसके साथ एग्जामिनेशन वगैरह होता है, उसी तरीके से उनको कोर्ट में भी बुलाया जाता है, जैसे प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को बुलाया जाता है कोर्ट में, एप्लीकेशन लगा के कोर्ट अपने सभी रिसोर्सेज को यूज़ करता है, ऐसे यहाँ पे भी करेगा। और अगर कई बार क्या होता है कि जो 313 है उसके अंदर अगर एक्यूज को सही से एग्जामिन नहीं कर पाया कोर्ट, तो वहाँ पे वो ये अलाउ कर देता है डिफेंस साइड को कि वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकता है कोर्ट के अंदर। वैसे तो रिटर्न स्टेटमेंट हम कहाँ देखते हैं, सिविल केसेस के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो कोर्ट होता है वो अलाउ कर सकता है कि वो जो डिफेंस साइड है वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट कर दे, जिसके अंदर वो अपनी सारी बातें जो भी वो लिखना चाहता है या बताना चाहता है वो बता के सबमिट कर दे। इसके बाद वही अपने आर्गूमेंट सबमिट कर दे। आर्गूमेंट्स कैसे सबमिट होते हैं, जो 314 के अंदर दिए गए हैं, जो हमने सम्मन केसेस में भी देखे थे, तो उस तरीके से फिर वो 314 के अंदर अपने आर्गूमेंट सबमिट करते हैं। आर्गूमेंट सबमिट होने के वक्त
या इस दौरान कहीं पे भी कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए कोर्ट के अंदर, तो वो सेक्शन 311 के अंदर कॉल कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जो उसको लगता है कि विटनेस बन सकता है। ये चीज़ समन केसेस के अंदर अलाउ नहीं थी, तो 311 के अंदर वो किसी को भी बुला सकता है कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म हो जाता है, पुलिस के थ्रू जो कंप्लेंट फाइल होती है उसका जो प्रोसीजर होता है। यहाँ पे हम कितने सेक्शन तक पहुँचे, 238 से लेके 243 तक पहुंचे। अब 244, 245, 246 और 247 किसके बारे में बात करता है, जब कंप्लेंट केस आता है। जब यहाँ 243 पे पहुंच गए ना, तो इस इतने सेक्शंस को बीच में से हटा दो कंप्लेंट केस वाले को, तो फिर सीधा हम 248 पे आ जाते हैं पुलिस के अंदर, और उसके अंदर भी हम सीधा 248 पे आ जाते हैं कंप्लेंट वाले में, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के ऊपर, कि भाई जब सब कुछ हो गया तो अब कंक्लूड करते हैं हम ट्रायल को, और फिर कंपनसेशन वगैरह जो पे करना होता है सेक्शन 250 के हिसाब से वो पे करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जब कंप्लेंट केस के ऊपर फाइल होता है, तो कंप्लेंट केस भी बहुत हद तक ऐसे ही चलता है, लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उनको हम देखते हैं सेक्शन 244 से 247 तक। तो उन सेक्शंस को हम देखते हैं उनके अंदर क्या बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सेक्शन 244 के अंदर यहाँ पे प्रीलिमिनरी हियरिंग होती है। मतलब कि देखिए, जैसे जब हमने पुलिस रिपोर्ट वाला पढ़ा, वहाँ पे क्या होता है कि पुलिस अपनी रिपोर्ट लेके आती है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करती है, तो इस तरीके से एक्यूज को एक तरीके से पता चल जाता है कि उसके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस लग रही है, और कोर्ट को भी ये एक एविडेंसेस मिल जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिस बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है या नहीं किया, मतलब कि प्रीमा फसाई। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीलिमिनरी हियरिंग होती है सेक्शन 244 के हिसाब से, जहाँ पे कोर्ट जो होता है वो उसको सुनता है या सुन सकता है जो कंप्लेनेंट है, और उसको सुनता है जब तो कंप्लेनेंट जो होता है अपनी सारी बातें बताता है, जहाँ पे अगर उसको सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ केस बनता है तो फिर वो आगे प्रोसीड करता है। और यहाँ पे जो कंप्लेनेंट होता है वो अपने सभी विटनेसेस को भी बुला के लाता है, जिसको कोर्ट जो होता है पहली नज़र में सुनता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये जो ऑफेंस है ये कमिट हुए हैं। अब यहाँ पे जो उसको सुनता है या वो जो विटनेस प्रोड्यूस करता है, ये एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लेनेंट होता है। मतलब वो चाहे तो अपने विटनेसेस लेके आ सकता है, वो ना चाहे तो ना लेके आ सकता है, और उसके बावजूद भी अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसने ऑफेंस कमिट किया है तो फिर आगे वो ट्रायल चला सकता है। अगर उसके बाद भी लगता है कोर्ट को कि नहीं किया तो फिर वहाँ पे वहीं उसको डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये सेक्शन 244 के अंदर दिया है कि प्रीलिमिनरी उसको सुना जाएगा पहले, सीधा ही आप उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर दोगे, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट पे जब केस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की गई है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे कोर्ट को और एक्यूज को भी, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं की गई। इसलिए कोर्ट उसको सुनता है और एग्जामिन करता है कि हाँ सच में इस व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ देखता है। अब जब उसने 244 के अंदर एग्जामिन कर लिया, अब 245 सेक्शन आता है। 245 के अंदर क्या होता है कि उसको डिस्चार्ज कर सकता है। मतलब 245 के अंदर ये होता है कि भाई अब 244 के अंदर उसकी बातों को सुना गया, किसको, जो कंप्लेनेंट था उसने अपनी विटनेसेस रखे, अपनी चीज़ें प्रोड्यूस की, जो भी चीज़ें थी। उसके बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रही हैं, एक्यूजेशंस लगाई जा रही हैं, इसने ये चीज़ करी नहीं है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा सकता है।